अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट जो लिख रहे हैं ये सभी क्या है, एंजाइम्स हैं। जैसे पहला लिख रहे हैं लाइजिंग एंजाइम। यहाँ तो बायोलॉजी में जो भी काम होता है वो किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। तो फर्स्ट क्या है बोलिए, लाइजिंग एंजाइम। लाइजिंग एंजाइम किसको कहते हैं, जो किसी चीज को ब्रेक करे। तो मान लो सबसे पहले हमको सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को तोड़ना है। तो मान लो अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल हो, बैक्टीरियल सेल वॉल, राइट। तो बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, लाइसोजाइम। बहुत बात पढ़ाए हैं। तो बैक्टीरियल सेल वॉल ब्रोकन बाय लाइसोजाइम। अगर मान लीजिए फंगल सेल वॉल हो, फंगस का सेल वॉल हो, फंगल सेल वॉल, तो इसके ब्रेकिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, काइटिनेज की, राइट। अगर प्लांट सेल वॉल हो, प्लांट सेल वॉल हो, तब इसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सेलुलेज एंजाइम के। क्योंकि जानते हो प्लांट सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज को। इसको जो ब्रेक करेगा, डाइजेस्ट करेगा, उसका नाम क्या है, सेलुलेज एंजाइम, राइट। अब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेन टूल्स है, जिसके बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग को सोचा भी नहीं जा सकता है, वह है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसको क्या कहते हो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसी को जानना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है क्या। तो सबसे पहले आर्बर के द्वारा यह देखा गया कि इकोलाई बैक्टीरिया पर, इकोलाई बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफाज का इन्वेजन हुआ। तो तुमको जैसे बोलेंगे कि इकोलाई बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफाज का इन्वेजन हुआ, तुम तुरंत कहोगे कि इकोलाई बैक्टीरिया क्या है, खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्बर पाए कि बैक्टीरियोफाज खत्म हो गया और इकोलाई बैक्टीरिया बचा रह गया, राइट। इस तरह से आर्बर सबसे पहले बतलाए
कि इकोलाई बैक्टीरिया में एक डिफेंस सिस्टम पाया जाता है जिसको रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, राइट। या इकोलाई बैक्टीरिया डेवलप्ड ए डिफेंस सिस्टम which is called restriction modification system या restriction system। तो आर्बर proposed that E. coli develops a defense mechanism to resist from bacteriophage, right? This defense mechanism called restriction modification system. This defense mechanism called restriction modification this defense mechanism called restriction modification system, right? It involves restriction enzyme, राइट। तो रेस्ट्रिक्शन मीन्स क्या हुआ? रोकना। यह एंजाइम जो है रेस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द वायरल डीएनए, यानी यही एंजाइम जो था बैक्टीरियोफाज के डीएनए के ग्रोथ को रोक दिया एंड कट इट इनटू पीसेस, और उसको टुकड़ों में तोड़ दिया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स enzyme restricts the growth of bacteriophage DNA, restricts the growth of bacteriophage DNA by cutting it, इसको काट करके बैक्टीरियोफाज के डीएनए को ग्रोथ को रोक दिया, यानी डीएनए को खत्म कर दिया। तो अब जब यह एंजाइम बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काट सकता है तो बैक्टीरिया की जो डीएनए है उसको भी तो ये काट देंगे। तो दूसरा जो एंजाइम्स था उसका नाम क्या था?
मिथाइलेज, दूसरा का नाम क्या था? मिथाइलेज। अब तो समझे कि जो इकोलाई बैक्टीरिया जो डिफेंस मैकेनिज्म को डेवलप किया, जिसको रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, वह दो एंजाइम से इंक्लूडेड हैं। एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरा मिथाइलेज एंजाइम, राइट। तो अभी हम अब आपको मिथाइलेज एंजाइम समझा रहे हैं कि बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डीएनए, बैक्टीरियोफाज के डीएनए को तो काटा, और मिथाइलेज एंजाइम के द्वारा यह क्या किया? अपने डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने से बचा लिया, राइट। तो यहीं लिख रहे हैं मिथाइलेज। तो मिथाइलेज क्या किया? जो नाइट्रोजिनस बेस है उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया। अब मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसके डीएनए को काट नहीं पाया, राइट। इस तरह से बैक्टीरिया डीएनए को तो कट कर दिया, वायरस के डीएनए को तो कट कर दिया, लेकिन अपने डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटने से बचा लिया और सरवाइव कर सका। तो मिथाइलेज क्या हुआ? इट एड्स मिथाइल ग्रुप टू नाइट्रोजीनस बेस, सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम not efficient to cut the bacterial DNA, राइट। अब बेसिकली तुम समझ गए होगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा ही डीएनए को काटा जाता है, राइट। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही क्या करते हैं? डीएनए को कट करके बैक्टीरियोफाज को नष्ट कर दिया, राइट। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यही समझा रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को क्या है? काटने का काम करता है। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, या इसी को मॉलिक्यूलर स्कालपेल भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर स्कालपेल, राइट। अब ये देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यह इसको डीएनए के कट करने के आधार पर इसको दो प्रकार में बांटा गया है। राइट। पहला रेस्ट्रिक्शन
एक्सोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह का हो गया, एक हो गया रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब ये देखो कि एक्सोन्यूक्लिएज जो है, मान लीजिए यह डीएनए है, तो यह डीएनए को केवल टर्मिनल एंड पर ही काटती हैं। कहां पर काटेंगे? डीएनए को टर्मिनल एंड पर। लिखना पहला, इट कट्स द डीएनए ओनली at its terminal end. राइट? और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है, इट कट्स डीएनए अदर देन टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड को छोड़ के कहीं से भी काट देती हैं। कट्स द डीएनए अदर देन टर्मिनल एंड, कट्स द डीएनए अदर देन टर्मिनल एंड। राइट? यह जो है डीएनए के केवल एक ही स्ट्रैंड को कट करती हैं। इट कट्स ओनली वन, कट्स ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, cuts only one strands of DNA। और ये देखो, it cuts both strands of DNA। it cuts both स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब तुम ही बतलाओ, एक्सोन्यूक्लिएज का यूज ज्यादा होगा बेटर की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का? ये तो जब काटेगा तो टर्मिनल एंड पर से ही, और ये तो टर्मिनल को छोड़ के कहीं से भी काटेगा, तो टर्मिनल एंड के बाद ही तो जितने डिजायर जीन सब कहाँ रहते हैं? उस रीजन में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका यूज होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का। एक्सोन्यूक्लिएज का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं होता। तो लिख दें, नॉट यूज्ड इन genetic engineering, not used in genetic engineering। अब ये क्या हो गया बोलो? used in genetic engineering। राइट? अभी तक हम लिख रहे थे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब तुम क्या बोलोगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका यूज होता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का। इसलिए किताब में आप जहां भी देखिएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज लिखा हुआ होगा, एक्सोन्यूक्लिएज नहीं। खैर, हम आपको दोनों समझाए। और ये कहा भी जाता है, यह जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है
बिलोंग्स टू क्लास न्यूक्लियेज। ये किस क्लास में इसको रखा गया है? बिलोंग्स टू क्लास न्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू द क्लास न्यूक्लियेज, राइट। अब नेक्स्ट देखो, किसके विषय में अब पढ़ाएंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेनली यूज्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसी का जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। और तो रियल में इसी को क्या कहोगे? मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर स्कालपेल। और कंफ्यूज नहीं किए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने है, इसी का न ये दोनों पार्ट है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करने में यूज आता है, राइट। लेकिन यूज हम किसका करते हैं? मेनली जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेगा जब भी, तो मॉलिक्यूलर इनसीजर, मॉलिक्यूलर सीजर्स किसको कहेंगे? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को। हाँ, दे देगा, तीनों ऑप्शन रहेगा तो तीनों सही हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज भी क्या है? डीएनए को कट करता। लेकिन दे देगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में मॉलिक्यूलर सीजर्स के रूप में किसका यूज करते हो? तब क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी देखो तीन तरह के होते हैं। ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये सब जानना है आपको। बोले भी जेनेटिक इंजीनियरिंग इंटरेस्टिंग है, और संजोग से लास्ट चैप्टर पढ़ा भी रहे हैं, तो लास्ट अच्छा होना चाहिए। ऐसे कोई नहीं कि बीच खराब हो गया पहले खराब होने, सब अच्छे होना चाहिए। तो चूंकि यह चैप्टर लास्ट में है और सबसे इंटरेस्टिंग भी है। अब जैसे कुछ चैप्टर है ऐसे टाइप का, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे थे माइक्रोब्स, राइट। तो माइक्रोब्स भी वो आपका तो पहले से पढ़ा हुआ बैक्टीरिया ये सब है, राइट। तो उसमें हम आपको कितना ज़्यादा पढ़ाते, चूँकि हमसे आप बेसी बैक्टीरिया खुद पढ़े हो, तो जो उसमें एनसीईआरटी का जितना था लगभग हम वही आपको बतलाए पढ़ाए। अब यहाँ पर देखो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज की कितनी टाइप है? तीन। एक को क्या कहते हो? टाइप 1। एक क्या हो गया? टाइप 2। एक क्या हो गया? टाइप 3। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब यहां देखो, इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को काम करने के लिए इट नीड्स 2
it needs ATP, magnesium and S adenosine methionine. It needs ATP, magnesium and S adenosine methionine. Right? It needs only magnesium. Right? और थर्ड ले लो, ये टाइप थर्ड भी, इट नीड्स ATP, Mg++ and also S adenosine methionine. Right? यह जो है इट नीड्स बोथ मिथाइलेज सिस्टम और रेस्ट्रिक्शन सिस्टम, यानी टाइप 1 को जो है मिथाइलेज की भी जरूरत है। राइट? लिख दें, इट नीड्स बोथ, it needs also methylase. No need of methylase. Right? इसको भी नो नीड ऑफ मिथाइलेज। यह स्पेसिफिक नहीं होता है कि यानी खास एंडोन्यूक्लियस एक खास डीएनए के सेगमेंट को ही काटेगा, ऐसी बात नहीं है। ये क्या हुआ? नॉट स्पेसिफिक। ये क्या है? स्पेसिफिक, यानी या कह सकते हो वेरी स्पेसिफिक। वेरी स्पेसिफिक यानी डीएनए के यह एक खास सेगमेंट को ही काटेगा। ये भी क्या है? वेरी स्पेसिफिक। राइट? अभी पढ़ाएंगे। ये नॉन स्पेसिफिक का अर्थ हुआ इट कट्स द डीएनए अवे फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन साइट, जहां से काटने की साइट्स हैं वहां से यह दूर काटती हैं। ऊपर लिख रहे हैं चौथा इसका, कट्स डीएनए अवे फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन साइट। ये क्या करेगा? कट्स डीएनए ऑन cuts DNA at restriction site. Cuts DNA at restriction. DNA at restriction site. Right?
इसका फोर्थ ऊपर लिख रहे हैं। यह भी डीएनए को रेस्ट्रिक्शन साइट पर काटता है, बट इन लार्ज साइज, cuts DNA at restriction site but produces large DNA फ्रेगमेंट। यह बड़ा बड़ा डीएनए फ्रेगमेंट को बनाता है। आप ही बतलाओ, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस टाइप के डीएनए का यूज होगा? तो रेस्ट्रिक्शन साइट में टाइप 2 यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, नॉट टाइप 1 एंड टाइप 3। ये भी नॉट यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, नॉट यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी क्या हुआ? नॉट यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। टाइप 2 क्या हुए? यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कोई डाउट? अब नेक्स्ट, तो इसमें आपको अब लिख दें नोट करके, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों होता है वो आप देखो। इसको केवल एक मैग्नीशियम एंजाइम की जरूरत होती है, इसको मिथाइलेज की कोई जरूरत नहीं होती है। ये वेरी स्पेसिफिक है। इसमें डीएनए का जो टुकड़ा है इसकी अपेक्षा छोटी होती हैं। इस तरह से अब बहुत बड़ा बड़ा टुकड़ा होगा तो दूसरे सेल में ट्रांसप्लांट करने में क्या होती हैं? दिक्कत होगी। इसीलिए टाइप 3 का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं किया जाता है। राइट? अब तो क्या लिखेंगे? टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। राइट? अब नेक्स्ट बतला रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कैसे डीएनए को कट करता। राइट? ऑपरेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अब ये थोड़ा समझो कि मान लो ये क्या है? डीएनए है। राइट? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम जब हम इस पर एक्ट कराएंगे तो यह पूरे डीएनए के लेंथ को पहले देखेगा और जहां जहां पर एक खास
डीएनए का बेस होगा, डीएनए बेस तो जान रहे हो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन जो भी होगा। एक खास डीएनए की जो बेस होंगी वहां पर इसको ये मार्क कर देगा। मान लो यहां पर है और वहां पर है, आगे ही समझाएंगे कि यह खास बेस क्या है। जहां पर ये होगा उसको मार्क कर देगा और यही दोनों जगह से वह डीएनए को कट करेगा, राइट। तो ये जो खास डीएनए का सीक्वेंस है इसी को रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। समझे कि नहीं? यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को एक खास नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस पर काटती हैं। उस नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस को हम रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं या रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। एक यह जो रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं यह यूजुअली 6 बेसेज की बनी होती हैं। कितना का बना होता है? 6 बेस का, मे बी 4 to 8 बेस की भी बनी हो सकती है, राइट। किसका बना हो सकता है? 4 to 8 बेस का भी बना हो सकता है। तो लिख दें, बदला रहता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज inspects the whole length of DNA and marked DNA at a specific base sequence, base sequence called marked and cut, लिख दें, marked and cut DNA at a specific base sequence called restriction site या रिकॉग्निशन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। अब तो समझे कि जहां पर ये काटती हैं वह कौन सा साइट होगा? रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। अब यह रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन साइट is a specific nitrogenous base sequence, is a specific nitrogenous base sequence. Restriction site a specific nitrogenous base sequence
specific nitrogenous base sequence show palindromic sequence, show palindromic sequence. ठीक है, जो किसको शो करता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को लिटरली मीनिंग समझो, ऐसा वर्ड जो दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ा जाए। अब तुम्हारे मन में आ गया होगा, जो दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ा जाए उसको क्या कहोगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ऐसे मान लो, हमको ध्यान नहीं, हम लिख दिए ANA, इधर से भी पढ़ेंगे तो क्या होगा? ANA, इधर से भी पढ़ेंगे तो क्या होगा? ANA। इसी को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यानी जो राइट टू लेफ्ट पढ़िए या लेफ्ट टू राइट पढ़िए वह सेम हो, इसी को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे यहां लिखिए इधर, जैसे लिखाए हैं मलयालम, जैसे मलयालम, इधर से भी पढ़िएगा तो मलयालम, इधर से भी पढ़िएगा, ये क्या हुआ? मलयालम। बोलो समझ में आया? लेकिन ये तो वर्ड में बतलाए, DNA तो तुम जानते हो कि ये 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है, तुमको तो ये पता है। और ये सब में नाइट्रोजिनस बेस सीक्वेंस होता है। जैसे यहां हम लिख दें GAATCC, समझ रहे हो? ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन। तो ये अगर G होगा तो यहाँ क्या होगा? C। A होंगे, ये क्या होगा? T होगा, A होगा, G होगा। अब DNA में देखो, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वह सीक्वेंस है, राइट, दैट रीड सेम इन बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। वह सीक्वेंस जो DNA के दोनों स्ट्रैंड में एक जैसा ही पढ़ा जाए, इफ ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग, यदि पढ़ने का ओरिएंटेशन जो है वह सेम डायरेक्शन में हो। सपोज कीजिए कि ये कौन है? फर्स्ट 3,5 प्राइम स्ट्रैंड, ये क्या हुआ? 5,3 प्राइम स्ट्रैंड। अभी मान लो इस स्ट्रैंड में तुम पढ़ किधर से रहे हो? 3 से 5, तुम्हारा ओरिएंटेशन है 3 to 5। यहाँ क्या है? GAATTC। अब दूसरे स्टैंड में भी आपको किधर से पढ़ना है? ओरिएंटेशन जैसा इधर से था 3 से 5, इधर से भी पढ़ो तो देखो GAATTC, सेम हुआ। या तुम कहोगे कि सर हम इधर से पढ़ेंगे, तो 5 से पढ़ो, क्या है? CTTAAG। इस स्टैंड में तुम इधर किससे पढ़े हो? 5 प्राइम से, इधर से भी पढ़ो, इससे क्या होगा? CTTAG। बोलो, आप तो समझ गए होगे। यानी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या हुआ? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस in both strand of DNA. जब when base sequence of
when nitrogenous base sequence is same on both strands of DNA, when the orientation of reading is kept on same direction. अब पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस इसी को, ये किसको शो कर रहा है बोलो? पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस को, या नाइट्रोजनस बेस किसको शो कर रहे हैं? पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस को। तो पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस क्या हुआ? when nitrogenous base sequence is same, base sequence is same, nitrogenous base sequence is same when orientation of reading is kept in same direction। या भेन हटा भी दो, सीधे क्या हो गया? if nitrogenous base sequence is same when orientation of reading is kept in same direction, एक लाइन छूट गया, when nitrogenous base sequence in both a strand of DNA is same। फिर से देख लीजिए, if nitrogenous base sequence in both a strand of DNA is same when orientation of reading is kept in same direction, इसी को क्या कहते हो? पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस। हमको लगता है कि आप पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस तुम समझ गए होगे, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पर काटती हैं, जहां से वह रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वह पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस को शो करती हैं, राइट। अब दूसरा रेस्ट्रिक्शन साइट का प्रॉपर्टी बतला रहे हैं कि ये प्रायः 6 नाइट्रोजनस बेस की बनी होती हैं। कितना की बनी होती हैं? 6 नाइट्रोजनस बेस की बनी होती हैं, लेकिन मे बी 4 और 8, 4 या 8 की भी बनी हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली रेस्ट्रिक्शन साइट जो है 6 नाइट्रोजनस बेस की बनी होती हैं। restriction site usually made up of 6 nitrogenous base, right? Maybe 4 to 8, maybe 4 to 8, right? एक। अब ये देखो, जो ये तो परे हो गए डीएनए में सुगर फॉस्फेट डायस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कट ईच ऑफ
बोथ स्ट्रैंड्स, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को काटता है एट सुगर फॉस्फेट बैकबोन। कहां पर काटता है? सुगर फॉस्फेट के जो बॉन्ड रहते हैं वहां से यह इसको कट करता है। तो नेक्स्ट लिख दें, restriction endonuclease cuts each of both strands at sugar phosphate backbone, sugar phosphate backbone, sugar phosphate backbone, राइट। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बतलावें कि यह जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, सपोज कीजिए कि अभी एक सीक्वेंस बतलाए GAATTC और ये भी बतलाए, ये क्या होगा बोलो? CTTAAG। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है, जो रेस्ट्रिक्शन साइट पर जो कट करती हैं, एक या दो नाइट्रोजिनस बेस अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट से एक या दो नाइट्रोजिनस बेस की दूरी पर रेस्ट्रिक्शन साइट को काटती हैं, और वह सेम होगा, सेम दोनों स्ट्रैंड्स में जो दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच जो भाग कटेगा, यहां पर भी किसके बीच है? ए और जी के बीच में। यहां पर भी क्या होगा? ए और जी के बीच में भी। ये देखो क्या है? सेंटर से दो बेस, हम क्या बोल रहे हैं? एक या दो बेस अवे फ्रॉम द नाइट्रोजिनस बेस। तो नेक्स्ट क्या हुआ? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज cuts DNA at restriction site one or two bases away from the center of restriction site. Right? Restriction endonuclease cuts DNA at restriction site one or two bases away from the center of restriction site. और क्या बतलाए कि एक स्ट्रैंड्स में जिस दो स्ट्रैंड के बीच, दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच ये कट करेगी, दूसरे स्ट्रैंड्स में भी उसी सेम दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच या डीएनए को कट करती, राइट। तो इस तरह से हम आपको
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के कट करने के प्रोसेस को बतलाए, राइट। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम्स का जो कटिंग प्रोसेस होता है, ये तो हम आपको इसका प्रोसेस आपको बतलाए किस ढंग से काटता है, लेकिन डायग्राम के द्वारा हम नहीं समझा पाए हैं। तो जो नेक्स्ट क्लास होंगे उसमें हम आपको यह दिखलाएंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज किस तरह से डीएनए को कट करती हैं। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में किताब से भी पढ़ के आइएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, और हम बोले भी थे कि ये तो हम क्लास में रटा देते हैं, तो अब आप लोग पढ़ के आइएगा भी। और हमको नहीं लगता है कि ये सबसे अगर सिंपल चैप्टर और इंटरेस्टिंग है वह है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भारी नहीं है, बहुत हल्का है, बहुत समझने वाला है, इसको भारी मत सोच लीजिएगा, ठीक है। अब हम भी गेट्स टायर्ड, आज क्लास छोड़ रहे हैं। अब नेक्स्ट जब क्लास होगी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यहीं से आपको पढ़ाएंगे, राइट। ओके।